इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में श्योर है कि आता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझने से पहले स्पेक्ट्रम को समझ लो क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम तुमने वर्ड पहले भी सुना होगा। जो लाइट रे, एक वाइट लाइट रे अगर प्रिज्म के अंदर से पार हो तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और उन 7 कलर्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को हम लोग ऐसे याद करते थे, लाइट के लिए विबग्योर ऐसे याद करते थे। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये चेंज नहीं होता है। या तो बैंड जो बनेगा, कलर्ड बैंड, अगर प्रिज्म के अंदर लाइट एंटर करे, ठीक है, क्यों ऐसे होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो लाइट जब प्रिज्म से बाहर आती है तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें और इस ऑर्डर में कलर्स यहाँ पर अरेंज्ड रहते हैं और इधर मिलता है वॉयलेट, इधर मिलता है रेड, बाकी कलर्स यहाँ बीच में रहते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो हमें ये तो पता चल गया है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन क्या जो लाइट है उसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? लाइट तो वो है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसकी मदद से देखते हैं, या कह लो जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो लाइट जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमारी जो इक्वेशन थी ना अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन थी हमारी E0 sin kz - ओमेगा टी। तो इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है? 2πf। तो ये जो f है यानी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डिफरेंट टाइप की। तो हम लोग जो लाइट को देखते हैं, यानी जो विजिबल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो f है, ये f की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ही होती है, या किसी किसी बुक में 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर भी लिखा मिलेगा। तो वो भी सही है, क्योंकि ये वैल्यूज़ ऐसा कोई एग्जैक्ट इनका मीनिंग नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एक रेंज है। तो कहने का मतलब है कि जो लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इट डजेंट मीन कि और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। हम लोग जो देख पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बड़ा रेंज है, जैसे अभी लिखा ना f। तो अलग अलग f के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हम लोग जो रेंज देख पाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट, ठीक है। और लाइट के अंदर अगर हम लाइट को भी स्प्लिट करना चाहें तो अभी जैसे लिखा था, तो ये विबग्योर ऐसे लिख सकते हैं। विबग्योर का मीनिंग पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये पार्ट हम लोग सिर्फ देख पाते हैं लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दिस इज़ कॉल्ड विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो उनको याद कैसे करना है वो हम तुम्हें बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनका जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर या तो इन वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में रखो या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, लेकिन वो ऑर्डर चेंज नहीं होता है। वो ऑर्डर हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इस ऑर्डर से ही पता चलता है कौन सी वाली वेव्स में कितनी एनर्जी होगी। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट की जाती है, hc/λ, ठीक है। ये जो फार्मूला है, इसमें यहाँ देख रहे हो वेवलेंथ है, या तो ऐसे लिख लो hν, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हो सकता है तुमने पढ़ा हो कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है,
और एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में होती है। एक फोटोन में इतनी एनर्जी होती है एच न्यू, और न्यू है फ्रीक्वेंसी और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कि तो एक्चुअली केमिस्ट्री में तुमने भले ही पढ़ा हो बोर्स मॉडल और ये सब, बट वो एक्चुअली फिजिक्स ही है। उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, एटम नाम के चैप्टर में। फ़िलहाल ये समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट, उनकी जो एनर्जी है वो ऐसे लिखते हैं, एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर लाइट है यानी विजिबल पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको हम लोग कहते हैं लाइट। तो अगर लाइट कहा तो मतलब वो सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कितनी, 400 नैनोमीटर से, रेड की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो अगर लाइट किसी ने कहा तो सिर्फ इस रेंज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये लाइट के लिए तो सही है ही, इसके अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनके लिए भी सही है। ये जनरल फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर से भी कम होगी, और कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 700 नैनोमीटर से ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो इस फार्मूला को अगर देखो तो इसमें क्या समझ में आता है कि जो वेव की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखो तो E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखो, एक ही बात है, दोनों में से कैसे भी लिखा जा सकता है, बट इनका रिलेशन रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एच न्यू को एच सी वाई लैम्डा, ये कहाँ से, ये तुमने 9 क्लास में जो वेव पढ़ा था ना, वेव, तो वेव की स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वहीं से आया, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसलिए हमने v की जगह c लिख दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहीं से ये रिलेशन आया है, c बाई लैम्डा। देखो c बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू, तो हमने न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख दिया। खैर, हमारा ध्यान अभी कहाँ होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तो क्या बोलोगे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिखा तो क्या बोलेंगे, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो अब देखो ज़रा, वेव गेयर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा पार्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा एनर्जी वाली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इससे कम एनर्जी वाली भी होती है, बट हमारी जो आईज़ हैं, हमारी आँखें हैं, वो सिर्फ इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है। इसके अलावा जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। ठीक है, तो वो रेंज क्या है, तो तुमने जैसे नाम सुना होगा अल्ट्रा वायलेट वेव्स का नाम बहुत बार सुना होगा, यूवी रेज। तो यूवी, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अल्ट्रा वायलेट का मतलब होता है कि उनमें वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं तुमको। तो ये याद रखने का ढंग है ये कि अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, तो अल्ट्रा वायलेट का मतलब हुआ वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी जिन वेव्स में है उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होंगी उनकी एनर्जी वायलेट से ज़्यादा होगी। अब देखो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन, ये वाला, ये जो हम नया लिखा है ये वेवलेंथ लिखी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ, नैनोमीटर। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो नैनोमीटर भी लेंथ का यूनिट होगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ लिखा है ये इस तरफ जाने से वेवलेंथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और इस तरफ अगर जाते हैं, अगर इस तरफ जाते हैं रेड से वायलेट की तरफ, तो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इस तरफ देखो जा रहे हैं 407 मीटर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वायलेट से रेड की तरफ अगर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखें तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम, वेवलेंथ जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो हमने क्या कहा, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट मीन्स जिसकी एनर्जी, ये जो नाम रखे गए हैं एनर्जी के टर्म्स में रखे गए हैं।
तो अल्ट्रा वायलेट मीन्स जिसकी एनर्जी वॉयलेट से ज़्यादा हो। तो वॉयलेट से ज़्यादा एनर्जी का मतलब हुआ वॉयलेट से कम वेवलेंथ। देखो ये लिखा है ना, इंक्रीजिंग वेवलेंथ इधर है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ इधर है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इधर है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी वॉयलेट से ज़्यादा है, यानी कि वेवलेंथ वॉयलेट से कम होनी चाहिए। तो अगर इस तरफ 700 था, इधर 400 था, यानी कम वेवलेंथ वाले इधर लिखे जाएंगे। तो वॉयलेट से इधर क्या आ जाएगा, अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, और अल्ट्रा वॉयलेट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रेज की। तो ज़्यादा एनर्जी मीन्स कम वेवलेंथ, तो अल्ट्रा वॉयलेट के भी उधर चला जाएगा एक्स रेज। और एक्स रेज से भी ज़्यादा एनर्जी जिन वेव्स की होती है उनको बोलते हैं गामा रेज। तो और कम वेवलेंथ होगी, यानी गामा रेज एक्स रेज से भी इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे आएँ, ऐसे आएँ, ऐसे आएँ, तो लेफ़्ट से राइट आने पर क्या होता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म से बोला तो अगर फ्रीक्वेंसी घट रही तो एनर्जी भी घटेगी, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी से हमने स्टार्ट किया गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर उससे कम वॉयलेट। फिर ये सब बीच में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रेड में आ जाते हैं। यहाँ पर विजिबल पार्ट ख़त्म हो जाता है, रेड। रेड से भी कम एनर्जी, अब देखो पहले हमने ज़्यादा एनर्जी वाले लिखे, लाइट से ज़्यादा एनर्जी। लाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, वॉयलेट की। सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेड की। तो वॉयलेट से भी ज़्यादा एनर्जी तो उधर चले जाओ, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा। और रेड से भी कम। अब कम को कैसे लिखा जाता है, जैसे ज़्यादा के लिए होता है अल्ट्रा, वैसे कम के लिए होता है इंफ्रा। तो रेड से कम एनर्जी वाले जो होंगे उनको क्या कहेंगे, इंफ्रा रेड। जैसे ज़्यादा के लिए अल्ट्रा, वैसे कम के लिए इंफ्रा। तो रेड से कम एनर्जी किसका होगा, इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, उससे भी कम एनर्जी माइक्रोवेव, और सबसे कम रेडियो वेव्स। ठीक है, ऐसे होता है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर्स तक, यानी कि 50 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर ऐसे भी हो सकती है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कम एनर्जी वाली जो वेव्स है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। कैसे, रेडियो वेव्स, जो रेडियो सिग्नल है, सॉरी, रेडियो सिग्नल जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर में रेडियो सिग्नल पूरा ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, फिर हमारा रेडियो रिसीवर उसको रिसीव करता है। माइक्रोवेव्स जो हैं, माइक्रोवेव्स देखो रेडियो से कम वेवलेंथ होगी, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी रेडियो के कंपैरिजन में। तो माइक्रोवेव्स का जो यूज़ है वो होता है मोबाइल का जो सिग्नल है, जो हमारे सेल फोन्स का सिग्नल है, वो माइक्रोवेव रेंज का होता है। तो जैसे तुम आजकल सुन रहे होगे, पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। तो 5G के लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। जो पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले लोग हैं, पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो रखते हैं, उन लोगों का कहना है कि 5G नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5G का मतलब है कि वो और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव्स यूज़ किए जाएंगे 5G में। और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव्स यूज़ करने का मतलब है कि उन वेव्स की एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ माइक्रोवेव्स फैले हुए हैं। अभी मेरे पॉकेट में मोबाइल रखा है, तुम लोग मोबाइल के सामने बैठे हो, अगर माइक्रोवेव्स हम लोग देख पाते तो पूरे एटमॉस्फेयर में हमें ऐसे वेव्स ही वेव्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, हर घर में 2-2, 3-3 मोबाइल है। तो इतने ज़्यादा माइक्रोवेव सिग्नल अगर हम देख पाते तो पूरा एक मकड़ी के जाले जैसा हमें दिखाई देता अपने चारों तरफ। तो वो एनर्जी क्योंकि माइक्रोवेव्स की कम है तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा एनर्जी के माइक्रोवेव्स यूज़ किए जाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर और बढ़ा दी जाएगी, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी उनसे अफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए माइक्रोवेव्स को 5G कम्युनिकेशन को इसीलिए बहुत से पब्लिक हेल्थ फील्ड में काम करने वाले लोग अपोज कर रहे हैं। जैसे एक मूवी आई थी, तुमने देखा होगा, अरे ये थी ना अक्षय कुमार वाली, वो पक्षी राजन वाली, क्या नाम था मूवी का, रोबोट 2.0। उसमें
जो उसमें दिखाया था उसमें यही दिखाया कि माइक्रोवेव्स की एनर्जी की वजह से जो बर्ड्स थे, बर्ड्स की लाइफ अफेक्ट हो रही थी, बर्ड्स उसमें मर रहे थे माइक्रोवेव्स की एनर्जी की वजह से। जो मोबाइल टावर के आसपास बर्ड्स थे, तो बर्ड्स क्योंकि छोटे हैं उन पे जल्दी असर होगा, इंसानों पर भी असर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल को तकिया के नीचे रख के नहीं सोना चाहिए रात में। बॉडी ऑर्गन्स से एटलीस्ट 1 फीट दूर होना चाहिए। बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हुआ, किडनी, हार्ट, लंग्स, इन सब से दूर होना चाहिए। इसीलिए मोबाइल को हमेशा बॉडी पर नहीं रखना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना हो, घर से बाहर गए तो मजबूरी है, लेकिन ज़रूरत ना हो घर में तो दूर रखना चाहिए। खैर, वो आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि दूर रखना पॉसिबल है नहीं, या आदत ऐसी पड़ गई है। बट दीज वेव्स आर हार्मफुल टू आवर ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी। हाँ, इंफ्रारेड की एनर्जी माइक्रोवेव से और ज़्यादा है, लेकिन इनका जो यूज़ है, इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ हमारे घरों में होता है। जो टीवी का रिमोट है उसमें यूज़ होता है, बट वो बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है। जब हम बटन दबाते हैं सिर्फ उतनी देर के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं है, भले ही माइक्रोवेव से ज़्यादा एनर्जी हो। और विबग्योर जो हमारा विजिबल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसकी मदद से हम लोग देखते हैं। फिर आ जाओ अल्ट्रावायलेट में। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी और ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट रेज़ का यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है वाटर प्यूरीफायर्स में यूज़ होता है, जानते होंगे, यूवी ट्रीटेड पानी जो हमें मिलता है। तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी से क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं पानी में वो उनकी एनर्जी से मर जाते हैं, तो इसीलिए उसको यूवी ट्रीटेड बोलते हैं। और ज़्यादा देर सन रेज़ में रहने से पता ही है कि यूवी रेज़ की वजह से स्किन डैमेज हो सकती है। तो यूवी भी हमारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन एक लिमिट तक हम जैसे वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट हमारे बॉडी पर डायरेक्टली अगर पड़ेगी तो वो हार्मफुल है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेज हैं, वो हमें यूवी रेस से बचाते हैं। जो ओजोन का लेयर है वो हमें यूवी रेस से बचाता है। इसीलिए ओजोन लेयर का डिके होना हमारे लिए एक चिंता की बात है। और अगर स्पेस में चले जाएं अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके, तो वहाँ पर यूवी रेडिएशन का लेवल बहुत हाई होता है। वहाँ अगर स्किन एक्सपोज हो यूवी रेस से तो वो तुरंत जल जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है यूवी रेज़ में। फिर उससे भी ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? एक्स रेज़ की। एक्स रेज़ कहाँ यूज़ होते हैं पता ही है, बोन्स का फ़ोटो निकाल सकते हैं एक्स रेज़ की हेल्प से। मेटल्स में, मेटल जो बीम्स वगैरह बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, उनके अंदर डिफेक्ट्स वो पता लगाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। गामा रेज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस याद रखना मस्ट है। कभी कभी एग्ज़ाम में बस सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। या कभी बोला जाता है एग्ज़ाम में, जैसे दे दिया एक्स रे, इंफ्रारेड और गामा रेज, ऐसे दे दिया ऑर्डर इधर उधर करके। तुमसे बोला जाएगा इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि वेवलेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ इधर से इधर है, गामा से लेकर रेडियो वेव तक, और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी अगर बोलोगे तो इस तरफ जाना होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक बनाया है, ऐसे ही एक मज़ेदार सा फार्मूला कह सकते हो। तो वो क्या है, इधर से बनाया हमने, इस तरफ से इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए बनाया। तो देखो क्या है, उससे तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन उसे समझना भी ज़रूरी है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने क्या इधर से बनाया, इधर से इंक्रीजिंग एनर्जी इस तरफ से, रेडियो